नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम अपना लेसन 5 भारतीय संविधान कंप्लीट करेंगे लूसेंट की बुक से। दोस्तों, आप सभी में से जो भी हमारे YouTube चैनल पर नया है उनसे रिक्वेस्ट है आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले भी हम लूसेंट की हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की भी प्लेलिस्ट में वीडियो डाल चुके हैं, तो वहां से वो आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपना भारतीय संविधान शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1757 की पलासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ी बनी। वे निम्न हैं। सबसे पहले आता है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे पहला है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। दूसरा रहता है आपका, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासन और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। तीसरा है आपका, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब जो हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसकी कुछ विशेषताएं भी थीं जो हम अब पढ़ेंगे। पहली विशेषता क्या थी इसमें? इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वरेन हेस्टिंग थे। दूसरा क्या है, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। तीसरा है, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। कौन थे? एलिजा एम्पे थे। अन्य 3 न्यायाधीश भी थे जिनका नाम है चैम्बर्स, लिमेस्ट और हायर्ड। चौथा है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। पांचवा है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्ट के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सख्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और अन्य सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया।
इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्ट व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए। नेक्स्ट है 1793 का चार्टर अधिनियम। इस एक्ट द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है 1830 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कंपनी का अधिकार पत्र 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा है कंपनी के कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्ष के लिए एकाधिकार प्रदान एकाधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। चौथा है 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्रदान करके भारत आने की सुविधा मिल गई। 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है, पहला है इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। दूसरा है अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। तीसरा है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। चौथा है मुंबई तथा मद्रास की परिषद की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। पांचवा है विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। छठा है भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन कर दिया गया। सातवां है अधिनियम की धारा 87। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। आठवां है गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्राप्त करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। नौवां है भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया।
अब हम पढ़ेंगे 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है, पहला, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने का व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। दूसरा है, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 सदस्य पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब हम भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे। कब का? 1858 का। इस अधिनियम की विशेषताएं हैं, पहला, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। कब? 1858 में। नेक्स्ट है, भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। तीसरा है, 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के एवं 7 सदस्य कंपनी के निर्देशक मंडल के द्वारा नियुक्त होते थे। चौथा है, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। पांचवा है, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। छठा है, इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। सातवां है, भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में। आठवां है, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसरॉय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसरॉय हुए। अब हम पढ़ेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं हैं, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। दूसरा है, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग द्वारा। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसा अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने की होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधि परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। पांचवा है, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया
कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं: पहला, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। दूसरा है, इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। नेक्स्ट है हमारा 1909 का भारत परिषद अधिनियम। मान ले मिंटू सुधार। पहला है, इसमें पहली बार मुस्लिम समुदायों के लिए प्रत्येक प्रतिनिधि का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम समुदाय का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित परिषद की मंजूरी। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिक को वैधानिक प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में माना गया। दूसरा है, भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई। तीसरा है, केंद्र में प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने की, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। चौथा है, प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। पांचवा है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। छठा है, इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया। नोट: 1909 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसरॉय। दूसरा है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। नेक्स्ट है 1919 का भारत शासन अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। दोस्तों, जो 1909 का था वो हमारा चेम्सफोर्ड मार्ले मिंटू सुधार था, और जो हमारा 1919 का है वो है हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं: पहला है, केंद्र में द्वैशासनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्र विधानसभा
राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, जिसमें 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इसमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे। तीसरा है, इस अधिनियम के अनुसार प्रांतीय विषयों में 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। एक था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित या आंतरित। पहला है पढ़ेंगे हम आरक्षित विषय। आरक्षित विषय थे वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जनजातियाँ, छापा का खाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान, कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि। अब हम पढ़ेंगे हस्तांतरित विषय। शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्ता शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा आग्रह दान आदि। अब हम पढ़ेंगे नोट। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल और उनकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के द्वारा प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। चौथा है, भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कर सकता है। पांचवा है, इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया। अतः 1926 में ली आयोग, 1923 से 24 की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। छठा है, इस अधिनियम के अनुसार वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिख, भारतीय ईसाइयों, अंगल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन सिद्धांत का विस्तार कर दिया। आठवां है, इसमें पहली बार केंद्रीय बजट पर राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष के बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। 10वां है, इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसरॉय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को निम्न रूपों में बनाए रखा गया। पहला है आपका कुछ विषयों से संबंधित विधायकों को विचार विमर्श प्रस्तुत करने के लिए उनकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। बी है आपका, उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक
को वोट देने का या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। सी है, उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किया गया किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे तो ऐसा प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। डी है आपका, वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिसकी अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। नोट: मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड लॉयड जॉर्ज था। नेक्स्ट है आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम। यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। पहला, अखिल भारतीय संघ। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। ये है आपका परिसंघ सूची के विषयों पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने का अन्य शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। बी है आपका प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल की अन्य आधिकारिकता थी, यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे: पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। सी है आपका समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ एवं प्रांतीय विधान मंडल दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय थे: दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह विच्छेद आदि। ऊपर उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसरॉय द्वारा आपात की स्थिति या उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषयों पर विधान बनाने की शक्ति थी। 2 प्रांतीय विधानमंडलों की अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल
प्रांतीय विधानमंडल के विषय पर विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ विधि एवं प्रांतीय एवं विधि पर अभिभावी होती थी। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसरॉय को दी गई थी। नोट: 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू और अंबेडकर की उक्ति। नेहरू जी कहते हैं इस पर गुलामी का अधिकार पत्र था। 1935 क्या था? गुलामी का अधिकार पत्र था, ये कहते हैं हमारे नेहरू जी। नेक्स्ट है, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, किस एक्ट को कहा गया? ये 1935 को कहा गया नेहरू जी द्वारा। अब हम पढ़ते हैं अंबेडकर जी के द्वारा क्या कहा गया था। मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संघीय न्यायालय की व्यवस्था। संघीय न्यायालय की व्यवस्था, इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक सीमित था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी कैसल लंदन को प्राप्त थी। 5वां है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडलों और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। 6वां है भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। 7वां है हमारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। दोस्तों, इसमें संविधान तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित, जातियों, महिलाओं और मजदूरों वर्ग तक किया गया। 8वां है इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। 9वां है हमारा इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और वरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। 10वां है हमारा इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। दोस्तों, ये सारी बातें हमने 1935 एक्ट की थी। 1935 में एक पॉइंट और है आपका, इसमें इसने कहा है इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिल गया। नोट: भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मतलब 1935 के जो अधिनियम था उसके कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। 1947 ईस्वी का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थीं
इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं, जैसे 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तराधिकारी दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। दूसरा है हमारा, भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडलों की सलाह से की जाएगी। तीसरा है संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाता, तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। छठा है, देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। सातवां है, इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत को शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। नोट: सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधान होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। भारत दूसरा है हमारा, भारतीय संविधान सभा। दोस्तों, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा A.V. अलेक्जेंडर थे। नोट: भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी 1924 में प्रस्तुत की। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। नेक्स्ट है हमारा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली
नई दिल्ली स्थित कैसल चैम्बर्स के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को भारत का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग कर दी। नोट: हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदाय की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय थे आपके मुस्लिम, सिख और साधारण। अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियों एवं उनके अध्यक्ष। दोस्तों, जो हमारी संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा है इसमें संघीय संविधान समिति। दोस्तों, जो हमारी संघीय संविधान समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा है प्रांतीय संविधान समिति। जो हमारी प्रांतीय संविधान समिति थी, इसके अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथी है प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पांचवी थी हमारी संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। छठा था हमारा मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। इसके अध्यक्ष थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 7 है हमारा राष्ट्रध्वज संबंधी तदस्य समिति। इसके अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 8वां है हमारा प्रक्रिया नियम समिति। इसके अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नोट: मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अंतर्गत 5 उप समितियाँ थीं, जो आपकी इस प्रकार हैं। मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। बी है अपना अल्पसंख्यक उप समिति। इसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। नेक्स्ट है आपका उत्तर पूर्वी सीमांत जनजाति क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े हुए क्षेत्र के लिए उप समिति। इसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ वारदोलई। डी है छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम में संचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति। इसके अध्यक्ष थे AV ठक्कर। ई वाला है उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति। पाकिस्तान में शामिल होने के कारण इसे भारत की संविधान सभा की तरह से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया। नेक्स्ट है संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 सदस्यों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा 1946 में समुदाय आधारित प्रतिनिधि। पहला था हमारा हिंदू। कितने सदस्य थे इसमें? 163। दूसरे थे मुस्लिम। कितने सदस्य थे? 80। तीसरा है हमारा अनुसूचित जाति, इसमें 31 सदस्य थे।
चौथा है हमारा भारतीय ईसाई, इसमें 6 सदस्य थे। इसके बाद आते हैं हम पिछड़ा वर्ग, पिछड़ी जनजातियाँ, इसके 6 सदस्य थे। सिख के 4। 7वां था एंग्लो इंडियन, इसके थे हमारे 3। 8वां है हमारा पारसी, इसके थे 3। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। कितनी थी? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। कुल कितने सदस्य थे हमारे दोस्तों? 296 सदस्य थे। इसमें आप लोगों ने देखा कि महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी हमारी? 15। दोस्तों अब हम एक तरफ दिए गए हैं हमारे संविधान सभा की महिला सदस्य और उनके निर्वाचित क्षेत्र, जिसमें हमें 15 महिलाओं के बारे में पढ़ना है। पहला है आपका अम्मू स्वामीनाथन, ये मद्रास की थी। दूसरा है हमारा एनी मैस्क्रीन, ये है हमारे त्रिवणाकोण और कोची यूनियन की। तीसरा है हमारा बेगम एजाज रसूल, संयुक्त प्रांत मुस्लिम। मतलब दोस्तों जो बेगम एजाज रसूल है एकमात्र मुस्लिम महिला हैं। चौथा था हमारा दक्षियानी वेल्युदून, ये थी महाराष्ट्र की। छठा है हमारा जी दुर्गाबाई, महाराष्ट्र की। हंसा मेहता बॉम्बे की। कमला चौधरी संयुक्त प्रांत की। लीला रे पश्चिम बंगाल की। मालती चौधरी उड़ीसा की। पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रांत की। रेणुका रे पश्चिम बंगाल। और सरोजिनी नायडू कहाँ से थी दोस्तों? ये बिहार से थी। नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट है हमारी राजकुमारी अमृता कौर, ये थी मध्य प्रांत और बरार सामान्य। 14 है हमारा सुचेता कृपलानी, ये थी संयुक्त प्रांत से सामान्य। 15 है हमारा विजय लक्ष्मी पंडित, ये थे हमारे संयुक्त प्रांत से। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा ने दो उपाध्यक्ष बनाने का संकल्प किया, जिसके तहत पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी 25 जनवरी 1947 को एवं दूसरे उपाध्यक्ष वी.टी. कृष्णमाचारी 16 जुलाई 1947 को चुने गए। तो पहले हमारे कौन थे? हमारे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वी.टी. कृष्णमाचारी। अब आगे चलते हैं दोस्तों। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू, कब? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद, कब दोस्तों? 22 जनवरी 1947 को पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और स्वीकृति कब मिली थी? 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इसमें प्रमुख थी हमारी वार्ता समिति, संघ समिति, प्रांतीय समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। वी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। कब? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी।
जो इस प्रकार है आपके। पहले जो अध्यक्ष थे इसमें वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो हमारे अध्यक्ष थे। दूसरे थे एन गोपालन स्वामी अयंगर। तीसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। पांचवें थे सैयद मोहम्मद रसूल मोहम्मद सदुल्क। छठा है एम माधवराव। बी एल मित्र के स्थान पर सातवें थे डी.पी. खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्ण कुमारचारी को सदस्य बनाया गया। नोट: संविधान सभा में अंबेडकर को पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। इन्हें भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार एवं भारत के संविधान के जनक के रूप में माना जाता है। क्या मानते हैं हम इन्हें? एक तो हमारे भारत के संविधान के जनक कह सकते हैं इन्हें, और भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार भी कह सकते हैं इन्हें। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है हमारा प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया। इस दौरान उनकी कुल 141 बैठकें हुई थीं। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। नेक्स्ट है हमारा कैबिनेट मिशन 1945 पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। अब हमें दोस्तों क्या पढ़ना है? अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू। ये थे हमारे कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल। दूसरे हैं हमारे वल्लभ भाई पटेल। ये थे हमारे गृह, सूचना तथा प्रसारण। तीसरे थे हमारे बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री। चौथे थे हमारे जॉन मथाई, उद्योग तथा आपूर्ति। पांचवें थे श्री राजगोपालाचारी, शिक्षा। छठे थे C.H. भाभा, कारखान एवं बंदरगाह। सातवें थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि। आठवें थे आशफ अली, रेलवे। नौवें थे हमारे जगजीवन राम, श्रम मंत्री। दोस्तों इसमें मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य भी थे, जिन्हें हमें पढ़ना है। पहले थे हमारे लियाकत अली खां। ये थे हमारे वित्त मंत्री। 11 है हमारा आई चुंदरीगर। ये थे हमारे वाणिज्य मंत्री। 12 है हमारा अब्दुल राव नस्तवर। ये थे हमारे संचार मंत्री। 13 थे हमारे जोगेंद्र नाथ मंडल। ये थे हमारे विधि और बंगाल SCF के चीफ। 14 है हमारा गजंतर अली खां। ये थे हमारे स्वास्थ्य मंत्री। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनः गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी। इसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच 1948 तक चला।
दूसरा है हमारा संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो 1947 में बना था। पहले थे आप इसके मंत्री जवाहरलाल नेहरू, इनके पास था प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध। दूसरे थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये थे हमारे गृह, सूचना व प्रसारण मंत्री और राज्यों के मामले भी इन्हीं के पास थे। तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये थे हमारे खाद्य एवं कृषि मंत्री। चौथा था मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद, ये थे शिक्षा मंत्री। पांचवें थे डॉक्टर जॉन मथाई, ये थे रेलवे तथा परिवहन। छठे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विधि मंत्री। सातवें थे जगजीवन राम, श्रम मंत्री। आठवें हैं सरदार बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री। नौवें हैं राजकुमारी अमृता कौर, स्वास्थ्य मंत्री। 10वां है हमारा CH भाभा, वाणिज्य मंत्री। 11 है रफ़ी अहमद किदवई, संचार मंत्री। 12 है RK षणमुख शेट्टी, वित्त मंत्री। 13 है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। 14 है VN गौडगिल, कारखान एवं ऊर्जा। नोट: भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग बनाया गया, जिसके सचिव BP मेनन थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप में 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण कार्यों में कुल मिलाकर 63,96,729 व्यय हुआ। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान के कुल अनुच्छेद में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951 से 52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। आगे है दोस्तों हमारा संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य। पहले थे हमारे, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। दूसरा है, इसने
22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया। कब? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अपनाया। चौथा है, इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। नेक्स्ट है हमारा नोट। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा किया था, जिसमें नंदलाल बोस और बी.आर. राव मनोहर सिंह थे। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेख वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया। नोट। H.V.R. अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। दोस्तों, अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। नेहरू द्वारा प्रस्तुत संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किए गए उन्हें ही हम संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976 का 42वें संशोधन 1976 के द्वारा यथा संशोधन यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवाद 2006 विक्रमी को एदाद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। नोट। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। मतलब जो हमारा संविधान है उसमें जो प्रस्तावना का विचार आया था वो कहाँ से आया था? अमेरिका के संविधान से। और जो प्रस्तावना की जो भाषा थी वो कहाँ से आई थी? ऑस्ट्रेलिया से। ये पूछ सकता है दोस्तों, तो इसे आप याद रखें। अब हम पढ़ते हैं प्रस्तावना की मुख्य बातें जो आपके इस प्रकार हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अर्थात स्रोत भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आज समर्पित करते हैं। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोषित करते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवृत्त नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय
में घोषित किया गया। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। वेणुवादी यूनियन 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधायिका निर्वाचन में सहायता करती है। वेणुवादी वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है।